हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग आपके संसद में विधायी प्रक्रिया को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये टॉपिक हमारा कहना क्या चाहता है। तो देखिए, आपने बिल सुना होगा, यानी हमारा विधेयक क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा विधेयक के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है कि जो आपका विधेयक होता है, मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, कोई विधेयक हो गया, विधेयक हो गया। ठीक है, अब विधेयक होता क्या है? तो थोड़ा सा ऐसे समझना होगा कि मैम विधेयक क्या होता है, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। ये बिल समझ में आएगा तभी आपके संसद में विधायी प्रक्रिया समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए बिल क्या होता है, आपके किसी भी कानून का क्या होता है, ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट। ठीक है, किसी भी कानून का ड्राफ्ट होता है। का मतलब क्या होगा मैम? तो हमने क्या कहा कि जो आपका बिल होता है वो क्या होता है, किसी भी कानून का क्या होता है, ड्राफ्ट होता है। मतलब देखिए, अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मान लीजिए आपको क्या करना है, जीएसटी से संबंधित क्या करना है, कोई नया कानून बनाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, जीएसटी से संबंधित क्या करना है, एक नया कानून बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट बनाएंगे, यानी एक पेज पे हम लोग क्या करेंगे, तो जो नियम कानून हमें बनाना है, जो चीजें हमें ऐड करना है, उसे क्या करेंगे, इस पर क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। मान लीजिए आपका ए पॉइंट हो गया, ए में कुछ क्या चीज मतलब ऐड करना है, बी हो गया, बी में कुछ नया कानून हो सकता है, सी हो गया, इसमें भी कुछ नया कानून हो सकता है। तो ये बिल आपका क्या होता है, यानी विधेयक क्या होता है? तो किसी भी कानून का क्या होता है, ड्राफ्ट होता है, यानी कोई कानून पहले जब एक्ट नहीं बना होता है तो सबसे वह क्या होता है, बिल होता है। बिल क्या होता है? तो एक हम लोग ढांचा तैयार करते हैं जिसमें ये कानून अधिनियम हमें होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये बिल आपका एक्ट कैसे बनता है, यानी कोई भी विधेयक आपका कानून कैसे बनता है, वही प्रक्रिया हम लोग क्या करने वाले हैं, आज इसमें पढ़ने वाले हैं। और हम लोग इसमें जानेंगे कि जो आपका विधेयक होता है वह विधेयक कितने तरह का होता है। जैसे आपने सुना होगा हमारा मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, यानी साधारण विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, वो सारी बातें जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक और बात बता रही हूँ कि कोई भी विधेयक कानून कब बनता है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक हमारा क्या है, बिल है। ठीक है, ये अभी तक तो क्या है, विधेयक है। अब इस विधेयक को क्या करेंगे हम लोग, आपके लोकसभा में या राज्यसभा में क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन इसे क्या कर देते हैं, पारित कर देती है, तब इसको कहाँ भेजा जाता है, आपके प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, इस पे सिग्नेचर कर देते हैं अपना, यानी इस पे क्या कर देंगे, ये सिग्नेचर कर देंगे। जब ये सिग्नेचर करेंगे तभी यह बिल आपका क्या बनता है, एक्ट बनता है, यानी कानून बन पाता है। तो किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा सदनों से पारित कराना होगा। फिर मैम उसे हम लोग कहाँ भेजेंगे, प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, यानी राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। राष्ट्रपति जब तक इस पे सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक वो आपका एक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि आपका बिल क्या होता है, किसी भी कानून का ड्राफ्ट होता है। मैम जैसे हमने आपको बताया कि मान लीजिए जीएसटी से संबंधित नया कानून बनाना है, तो सबसे पहले उसका एक ढांचा बनाया जाता है, यानी ड्राफ्ट खींचा जाता है कि हमें कौन कौन से कानून को ऐड करना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका विधेयक होता है। फिर मैंने आपको बताया कि कोई भी विधेयक, यानी ये विधेयक हो गया, एक्ट कैसे बनेगा, यानी कानून कैसे बनेगा, के लिए कुछ प्रक्रिया होता है। पहले उसे दोनों सदन में पारित कराना होता है, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, तो ये सब तो हमने जान लिया आपका बिल क्या होता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो विधेयक होता है वह कितने प्रकार का होता है, यानी आप लोग हेडिंग क्या दीजिएगा, विधेयकों के प्रकार, विधेयक के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ बिल, टाइप्स बिल। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि मैम ने हिंदी में क्या लिखा है, विधेयकों के प्रकार। तो देखिए टाइप्स ऑफ बिल में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो आपका विधेयक होता है वो आपके कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक तो होता है आपका पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पे। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको पता होगा कि हमारे विधेयक को किसी न किसी व्यक्ति द्वारा पेश किया जाएगा। तो एक तो आपके मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, तो उसके सरकार, उसे सरकारी विधेयक बोलते हैं। और जो दूसरा होता है वो आपके गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य
क्या होगा, वो सारी बातें बताएँगे, ठीक है? लेकिन आप लोग जानिएगा कि जो हमारा पहला विधायक होता है, वो क्या होता है, तो पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पे, पेश करने वाले ये ज़्यादा डार्क हो रहा है, 1 मिनट। जो आपको पहला विधायक बताया, वो क्या बताया, तो पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, ठीक है? तो ये जो हमने आपको बताया कि पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर, यह 2 तरह का होता है। मैम कितने तरह का होता है? तो आपके 2 तरह का होता है। कौन-कौन सा होता है? थोड़ा-सा उससे हमें क्या करना है? समझना है। तो देखिए, एक होता है आपका सरकारी विधेयक, एक होता है आपका सरकारी विधेयक, ये अभी आपको समझ में आएगा सरकारी विधेयक क्यों इसे बोल रहे हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है? गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। देखिए, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं पब्लिक बिल, यानी सरकारी विधेयक को हम लोग क्या बोलेंगे? पब्लिक पब्लिक बिल, ठीक है? गैर सरकारी विधेयक को क्या बोलेंगे? प्राइवेट बिल, ठीक है? प्राइवेट प्राइवेट बिल बोल सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, अब थोड़ा-सा इसे क्या करना है, समझना है। मैम हमने देखा कि हमारे पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पे आपका जो विधेयक होता है, वह 2 तरह का होता है। एक सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक किसे बोला जाता है? हमने आपको बताया था, कि एक होता है हमारा क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी एक हमने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें क्या होते हैं कि हमारे जितने भी महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, ये सारे मंत्री हमारे कहाँ बैठा करते हैं, तो मैम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठा करते हैं, ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्री बैठते हैं, उससे क्या बोलते हैं, सरकारी सदस्य बोलते हैं। और जो हमारे ऐसे सदस्य हो जाते हैं, मान लीजिए, देख लीजिए हमारे लोकसभा में कितने सीटें होती है, तो 543 सीट होती है। तो हमने क्या बताया था कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोग बैठते हैं, मैम 543 का 15% लोग क्या बैठते हैं, आपके लोकसभा में क्या होते हैं, जाके सॉरी, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाके बैठते हैं, ठीक है? तो ये इसमें से जो केवल 15% लोग हो जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, मंत्री कहलाते हैं, ठीक है? वही क्या कहलाते हैं, मंत्री कहलाते हैं। बाकी कितना बचा, तो आपके 85% लोग क्या बच गए, ऐसे बच गए। 85% जो लोग बच जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सदस्य, सदस्य, यानी हमने क्या बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद में जो मंत्री बैठते हैं, क्या बोला जाता है, सरकारी सदस्य बोला जाता है। इसमें कितने परसेंट मंत्री बैठते हैं, तो आपके लोकसभा में टोटल उपस्थित सदस्य का 15% बैठते हैं, ठीक है? तो 15% लोग इसमें बैठ गए, तो उनको हम लोग मंत्री कहेंगे। लेकिन बचे कितने, 85% लोग बच गए, तो 85% लोग को क्या कहेंगे, सदस्य कहेंगे, यानी गैर सरकारी सदस्य बोला जाता है इनको, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि सरकारी विधेयक क्यों कहा, क्योंकि इसे मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोग बैठते हैं, वही क्या करते हैं, इस विधेयक को प्रस्तुत करते हैं। और ये गैर सरकारी इसको विधेयक क्यों कहा, क्योंकि जो हमारे सदस्य बच गए, जो आपके 85% लोग हैं, उनके द्वारा इस विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसे गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है। और ये जो गैर सरकारी विधेयक है, वो सामान्यतः विपक्ष के द्वारा क्या किया जाता है, आपका प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है? मैंने सामान्यतः बताई, हमेशा नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर जो आपके गैर सरकारी विधेयक होते हैं, वो आपके विपक्ष के द्वारा ही क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक हमने किस आधार पे कहा। तो जब मंत्री किसी विधेयक को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उसे सरकारी विधेयक, और जब सदस्य किसी विधेयक को प्रस्तुत करते हैं, उसे गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा-सा नोट्स में। इसे लिख लीजिए, ठीक है? इसे मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, या जाता है, ठीक है? तो इसे मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा।
इसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पे हमने विधेयक को दो तरह से बांटा। एक आपका सरकारी विधेयक होता है, दूसरा आपका गैर सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक हमने क्यों कहा कि इसे मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक क्यों कहा, क्योंकि इसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो यह हो गया आपका पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पे। अब हम लोग देखते हैं विषयों के आधार पर आपके जो विधेयक होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा विषयों के आधार पे। विषयों के विषयों के आधार पर, ठीक है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका विषयों के आधार पर बिल होता है वो कितने तरह का होता है, थोड़ा सा उससे हमें क्या करना है, अब समझना है। तो देखिए विषयों के आधार पर जब हम लोग विधेयक की बात करते हैं तो आपके दो तरह का होता है। कौन कौन होता है, तो एक होता है आपका, एक मिनट, एक हो जाता है आपका साधारण विधेयक और दूसरा हो जाता है आपका वित्त विधेयक, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि जब हम लोग विषयों के आधार पर विधेयक को देखते हैं तो वो कितने तरह का हो जाता है, दो तरह का हो जाता है। मैम एक कौन होता है, तो एक हो जाता है हमारा साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। अब इनको हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। वो दोनों तो ऐसे ही जानकारी के लिए था, लेकिन इससे डिटेल में पढ़ना है। साधारण विधेयक और दूसरा क्या होता है आपका वित्त विधेयक। वित्त, मेरी राइटिंग को आज क्या हो गया है, देखो दूसरा क्या होता है आपका वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे मैम, फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल। तो ये आपका हो जाता है विषयों के आधार पे विधेयक के प्रकार। तो हमने देखा विषयों के आधार पे जो विधेयकों का प्रकार होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है आपका साधारण विधेयक जिसे ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं, दूसरा होता है आपका वित्त विधेयक जिसे फाइनेंस बिल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो वित्त विधेयक होता है ये कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है, जिसे हमें बहुत अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। तो ये आपका जो वित्त विधेयक होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि यह कितने तरह का होता है, यह कितने तरह का होता है, तो आपके तीन तरह का होता है। पहले मैं ऐसे कर लूं फिर मैं आपको बताऊं। तो हमने क्या कहा कि जब विषयों के आधार पर हम विधेयक को देखते हैं तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन किया, तो यह दो तरह का होता है। एक होता है आपका साधारण विधेयक, दूसरा होता है आपका वित्त विधेयक। फिर हमने क्या कहा कि वित्त विधेयक भी क्या होता है, तीन तरह का होता है। इसी में हमें क्या पढ़ना है, तो इसी में पढ़ना है हमें धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक के बारे में पढ़ना है। यानी मनी बिल के बारे में हमें इसी में पढ़ना है। आपका मनी बिल क्या होता है और उसे किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, वो सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमें इसमें क्या पढ़ना है, आपके वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक आपके श्रेणी वन को पढ़ना है, श्रेणी श्रेणी वन को पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा श्रेणी कैसे लिखा देखिए, एक तो हमें धन विधेयक को पढ़ना है, दूसरा वित्त विधेयक को पढ़ना है और वित्त विधेयक श्रेणी वन इसको बोला जाएगा, ठीक है। श्रेणी वन क्या होता है, थ्री क्या होता है, वो सारी बातें जानेंगे, ठीक है। धन विधेयक, वित्त विधेयक श्रेणी वन। फिर हमें तीसरा क्या पढ़ना है, तीसरा हमें पढ़ना है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक श्रेणी तीन,
श्रेणी 3 के बारे में पढ़ना है, ठीक है? अगर आर्टिकल्स आपसे कोई पूछेगा कि मैम कौन-कौन से आर्टिकल्स में पढ़ना है, तो मनी बिल को आपको पढ़ना है आर्टिकल आर्टिकल 110 में पढ़ना है, ठीक है? वित्त विधेयक श्रेणी 1 को किस में पढ़ना है? तो इसको पढ़ना है आर्टिकल 117 क्लॉज 1, ठीक है? थोड़ा-सा आर्टिकल्स को भी याद करते हुए चलना है। फिर आपके जो वित्त विधेयक श्रेणी 3 होता है, इसे पढ़ना है आपको आर्टिकल 117 सब क्लॉज जी। तो ये क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, सारी बातें जानेंगे। और आपके मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंट होता है, वो भी जानेंगे। देखिए मनी बिल नाम से तो भी पता चल रहा है कि मैम इसमें हम लोग पैसा के बारे में बात करेंगे, जो हमारे सरकार से संबंधित और जो हमारे जनता से संबंधित पैसा होगा, यानी टैक्स से रिलेटेड जो भी कोई कानून बनाना होगा, तो धन विधेयक के तहत आएगा, ठीक है। फिर वित्त विधेयक क्या होता है, जब हम लोग वित्त विधेयक की बात करते हैं तो धन विधेयक की सारी बातें इसमें की जाती है, प्लस कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी जोड़ दिया जाता है बातों को, ठीक है। और वित्त विधेयक श्रेणी 3 क्या होता है, इन दोनों से अलग होता है, यानी जो बातें हमने इन दोनों विधेयक में कर लिया है, वो बातें इस विधेयक में नहीं की जाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग क्या जानते हैं, आपकी तो आपने देखा कि जो विधेयक होता है वो दो तरह से हमने विधेयकों को देख लिया। एक हमने कैसा देखा, तो देखिए एक हमने देखा पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पे दो तरह का होता है, दूसरा हमने देखा विषयों के आधार पर दो तरह का होता है, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक श्रेणी 3, ठीक है। अब होता है आपका एक और विधेयक जिसका ए, ए, ऐसे पॉइंट करके लिख लेते हैं, संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक इसका मतलब क्या होगा, इसे कौन से आर्टिकल में हमें पढ़ना है मैम, तो इसे हमें अनुच्छेद अनुच्छेद आपके 368 में पढ़ना है। यानी आपको क्या करना है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो आप चेंज कैसे करोगे, कोई तरीका होगा ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन विधेयक, यानी हमें संविधान में संशोधन करना है, तो एक वो हमारा क्या हो जाता है, विधेयक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा कि हमने 3 तरह के विधेयकों को देख लिया। एक तो हमारे पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पे हमने देखा, दो तरह का सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। दूसरा हमने क्या देखा, विषयों के आधार पे साधारण विधेयक, वित्त विधेयक। फिर आपका तीसरा क्या हो जाता है, संविधान संशोधन विधेयक, जो कि हमें अनुच्छेद 368 में पढ़ना है। ये आपका सेपरेट चैप्टर है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग को हेडिंग क्या देना है, अब हमें हेडिंग क्या पढ़ना है, तो मैम अब हम लोग साधारण विधेयक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको पारित करने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी क्या करेंगे, बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको हेडिंग क्या देना है भाई, चलो अगला स्लाइड ही ले लें, अच्छी बात होगी, ठीक है। तो देखिए आपको अब यहाँ पे आपको साधारण विधेयक, साधारण विधेयकों के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी को लेना है। साधारण विधेयक, तो चलिए शुरू करते हैं अपने साधारण विधेयक के बारे में, ठीक है। तो देखिए साधारण विधेयक के बारे में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें तो ये जानना होगा कि क्या केवल इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है या केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सबसे पहले प्रस्तुत करने की ना बात आती है, तो देखिए अब इसके बारे में आप लोगों को लिखना है कि जो हमारा साधारण विधेयक होता है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखिएगा, यह किसी भी सदन में, किसी भी सदन में 1 मिनट, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। मैम ये तो हमने जान लिया कि जो हमारा ऑर्डिनरी बिल होता है इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा, ये हमने जान लिया। अब प्रस्तुत किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसे सरकारी या गैर सरकारी किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो यहाँ पे लिखिएगा, इसे सरकारी
या गैर सरकारी दोनों के द्वारा ही दोनों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है? प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि मैम सबसे पहले तो हमने देखा कि इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि इसे लोकसभा या राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और किसी भी सदस्य द्वारा यानी सरकारी सदस्य या गैर सरकारी दोनों ही द्वारा क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। मैम ये तो हमने जान लिया। अब हमारा एक सवाल आता है कि कभी-कभी क्या होता है, दोनों सदनों में क्या हो जाता है, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गतिरोध की स्थिति क्या होता है? मान लीजिए लोकसभा में कोई हमारा बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया हो या 6 माह तक रोक दिया हो, तो क्या हो जाता है कि दोनों सदन में टकराव हो जाता है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। तो वही हमें देखना है कि कौन-कौन से विधेयकों पे आपके संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है और कौन-कौन से बिल पे यानी विधेयक पे आपके संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा साधारण विधेयक है क्या इस पे संयुक्त बैठक बुलाया जाता है? तो इसमें आंसर होगा हाँ जी, इसमें क्या होते हैं, जो आपके जॉइंट सेशन होते हैं, जो कि पार्लियामेंट सॉरी जो कि आपके प्रेसिडेंट द्वारा बुलाए जाते हैं, ठीक है? तो इसमें यहाँ पे लिख लीजिएगा गतिरोध की 1 मिनट, गतिरोध की गतिरोध की स्थिति स्थिति उत्पन्न होने पर आपका संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है, ठीक है? गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, ठीक है? बुलाया जा सकता है। अब ये जो आपका जॉइंट सेशन होता है, वो अनुच्छेद 108 में पढ़ना है। उसमें हम लोग जानते हैं कि जॉइंट सेशन कब और किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, वो सारी बातें अलग से पढ़ें, ठीक है? लेकिन आप लोग जान लीजिए कि जो हमारा साधारण विधेयक होता है, इस गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर क्या होता है, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। अब हमारा एक और आता है हमारा एक और क्या बोलते हैं हम क्वेश्चन कि मैम हमारा जो ऑर्डिनरी बिल होता है क्या इसमें हमारे लोकसभा और राज्यसभा के पास जो पावर होती है वो इक्वल होती है यानी जो शक्तियां होती है क्या वो बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखिएगा दोनों सदनों को बराबर शक्तियां प्राप्त होती है। इसमें इसमें दोनों सदनों बराबर शक्तियां प्राप्त होती है प्राप्त होती है, ठीक है? तो हमने क्या देखा कि जो आपका जो साधारण विधेयक होता है, इस पे आपके लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को ही क्या होता है समान शक्ति यानी इक्वल पावर क्या होता है इक्वल पावर होता है यानी बराबर शक्तियां इनको दी गई है। तो ये क्या हो जाता है हमारा साधारण विधेयक प्रस्तुत कैसे किया जाएगा वो हमने देख लिया। सबसे पहले हमने आपको इसके बारे में क्या बताया कि यह जो आपका बिल है वो आपके किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बात हमें समझ में आ गया। फिर मैंने आपको बताया कि इसे सरकारी या गैर सरकारी दोनों के द्वारा क्या किया जा सकता है प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है मैम? फिर हमने बताया कि गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर यानी दोनों में जब मान लीजिए झगड़ा होता है तो बड़े फैमिली को बुलाया जाता है सुलझाने के लिए। उसी तरह हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं संयुक्त बैठक बुलाते हैं दोनों के बीच में गतिरोध की स्थिति को समाप्त करने के लिए, ठीक है? फिर हमारा क्या होता है इसमें दोनों सदनों को क्या होती है बराबर शक्तियां प्राप्त होती है। अब ये तो हमने देख लिया इसके प्रस्तुत करने का तरीका क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसे पारित कैसे किया जाएगा। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए उसके कितने पाठन होते हैं, पाठन का मतलब क्या होता है रीडिंग होता है। अब कोई भी बिल है उसको डायरेक्ट पारित तो नहीं ना कर दिया जाएगा, सबसे पहले उसको पढ़ा जाएगा उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो वही आपसे मैंने पूछा है कि आपके किस बिल को पारित करने के लिए कितने रीडिंग होते हैं, ठीक है?
तो इसका आंसर होगा कि किसी भी बिल को पारित करने के लिए 3 तरह के पाठन होते हैं। फर्स्ट रीडिंग होता है उसका, सेकंड रीडिंग होता है, थर्ड रीडिंग होता है। अब फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है वो जानेंगे, सेकंड रीडिंग में क्या पढ़ा जाता है वो जानेंगे, थर्ड में क्या होता है वो जानेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिखिएगा किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए यहाँ से लिखिए, ठीक है? किसी भी विधेयक को विधेयक पारित करने के लिए पारित करने के लिए उसके 3 पाठन होते हैं, ठीक है? उसके 3 पाठन पाठन का इंग्लिश क्या होता है? अगर हिंदी नहीं समझ में आ रहा होगा तो पाठन का मतलब होता है रीडिंग, ठीक है? पढ़ना। तो हमने क्या कहा किसी भी विधेयक को करने के लिए इसके 3 पाठन या उसके 3 पाठन होते हैं, ठीक है? तो देखिए, अब आपके प्रथम पाठन में क्या होता है उसे थोड़ा-सा हमें समझना है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखिएगा पाठन प्रथम पाठन मतलब फर्स्ट रीडिंग। आपके फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है थोड़ा-सा उसे है, ठीक है? तो देखिए आपके फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है किसी भी बिल का क्या पढ़ा जाता है, उसका टाइटल पढ़ा जाता है और उसका उद्देश्य पढ़ा जाता है। यानी शीर्षक को पढ़ते हैं और उसके उद्देश्य को पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई विधेयक है, मान लीजिए ऐसा हमारा कोई ड्राफ्ट जाता है संसद में, तो सबसे पहले तो उसके क्या किया जाएगा, टाइटल को पढ़ा जाएगा कि यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो क्या है, यानी इसका शीर्षक क्या है, ये किस विषयों पर बना है। तो सबसे पहले उसका शीर्षक पढ़ा जाएगा, फिर उसका क्या पढ़ा जाएगा, उद्देश्य पढ़ा जाएगा कि आखिर यह हम लोग कानून लाएँगे तो इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे आप लोग लिखिएगा कि पहले पाठन में या प्रथम पाठन में प्रथम पाठन में प्रथम पाठन में किसी भी विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य को पढ़ा जाता है, ठीक है? प्रथम पाठन में किसी भी विधेयक विधेयक का क्या पढ़ा जाता है मैम? तो शीर्षक और उद्देश्य को पढ़ा जाता है। शीर्षक तथा उद्देश्य को पढ़ा जाता है पढ़ा जाता है, ठीक है? यानी हमने क्या कहा कि जो आपका फर्स्ट रीडिंग होता है उसमें हम लोग क्या-क्या चीज़ें पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो उसका टाइटल पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे आप लोग थोड़ा-सा इसे हाइलाइट कर लीजिएगा, इसका शीर्षक पढ़ेंगे, फिर उसका क्या पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई जीएसटी है, आपने उसका कुछ कानून बनाया तो सबसे पहले उसका टाइटल होगा ना कि हम लोग जीएसटी के बारे में लेकर आए हैं बिल, तो वो क्या हो जाता है उसका टाइटल हो जाता है जीएसटी, ठीक है? फिर हम लोग जानेंगे कि आपने जो जीएसटी में कुछ नियम कानून ऐड करने के लिए जो लाया है का क्या उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को पढ़ा जाता है, ठीक है? तो पहले पाठन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, शीर्षक और फिर उद्देश्य को पढ़ते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है जब आपके शीर्षक और उद्देश्य को स्वीकार कर लिया जाता है, तब इसे दूसरे पाठन के लिए भेजा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लीजिए, जब शीर्षक तथा शीर्षक तथा उद्देश्य को, यानी जो हमारा टाइटल होता है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तब दूसरे पाठन के लिए भेजा जाता है, ठीक है? तो जब शीर्षक तथा उद्देश्य को स्वीकार कर लिया जाता है स्वीकार कर लिया जाता है, तब उसे दूसरे पाठन के लिए भेजा जाता है, ठीक है? तब उसे दूसरे पाठन के लिए भेजा जाता है, ठीक है? भेजा जाता है। तो हमने क्या देखा कि जो आपका फर्स्ट रीडिंग होता है उसमें हम लोग क्या-क्या चीज़ें देखते हैं
मैम उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो आपके शीर्षक को पढ़ते हैं यानी टाइटल को, फिर उसके उद्देश्य को पढ़ा जाता है यानी ऑब्जेक्टिव को उसके पढ़ा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या है, तो जब शीर्षक तथा उद्देश्य को स्वीकार कर लिया जाता है तब दूसरे पाठन के लिए भेजा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आपके द्वितीय पाठन में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा द्वितीय पाठन, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेकेंड रीडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अब आपके बिल पर क्या होता है, डिबेट और क्या होता है आपका डिस्कशन होता है, यानी बहस और क्या होता है आपका चर्चा होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा दूसरे पाठन में डिबेट यानी बहस, डिबेट एंड आपका डिस्कशन होता है, ठीक है। डिस्कशन होता है। डिबेट मतलब क्या होता है, डिबेट मतलब होता है आपका बहस, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए बहस, बहस और क्या होता है मैम, चर्चा होता है, चर्चा। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि मैम दूसरे पाठन में क्या होता है, बहस होता है और आपका डिस्कशन होता है, यानी अब विधेयकों पे क्या होता है, आपने संसद में देखा होगा किसी क्या होता है, बहुत ज्यादा डिबेट होता है, बहस होता है, चर्चाएं होती है, कोई इस विधेयक का फेवर करता है, कोई इस विधेयक में कमियां निकालता है। जो विपक्ष के नेता होते हैं उनका तो काम ही रहता है, कोई भी विधेयक आएगा उसमें हमें कमी कुछ ना कुछ निकालना ही रहता है। तो हर तरह से क्या होता है, आपका डिबेट और डिस्कशन होता है किस पाठन में, आपके द्वितीय पाठन में। जब आपका बहस और चर्चा हो जाता है तब हम लोग कहाँ भेजते हैं बिल को, तब इसको भेजते हैं प्रवर समिति के पास। मैम प्रवर समिति के पास क्यों भेजेंगे, क्योंकि जो आपको प्रवर समिति होती है आपकी, वो क्या करती है, इस विधेयक के संवैधानिकता की जांच करती है। ये जो विधेयक है वो संविधान का मतलब पालन करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, फिर इसे कहाँ भेजा जाएगा, तो प्रवर समिति, प्रवर समिति के पास भेजा जाएगा। मैम प्रवर समिति के पास क्यों भेजा जाता है, यह जांच करती है संवैधानिकता की, कि जो हमारा विधेयक आया है यह संविधान का मतलब पालन करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो यह विधेयक के, चाहे विधेयक की संवैधानिकता की, संवैधानिकता की जांच करती है, जांच करता है, ठीक है, करता है या करती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि द्वितीय पाठन में क्या होता है। अब हमारा एक लास्ट पाठन बचा है, थर्ड रीडिंग। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तृतीय पाठन, तृतीय पाठन, ठीक है। तो देखिए तृतीय तृतीय पाठन में क्या होता है यानी थर्ड रीडिंग में क्या होता है, तो अब इसमें आपका मतदान किया जाता है। मतदान मतलब वोटिंग होता है, जैसे आप लोग घर में भी देखते होंगे कि कोई हमारा मान लीजिए कोई क्या होता है, कोई क्या बोल सकते, आपका डिसीजन होता है, मान लो कोई किसी को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, तो इसमें सभी परिवार की क्या होती है, सहमति पूछी जाती है कि हाँ भेज दिया जाए कि नहीं भेजा जाए, ठीक है। तो उसी तरह से किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए अब हमारे सदन में जितने भी व्यक्ति बैठे होते हैं उनका मत जाना जाता है कि आपका क्या राय है, आपका क्या राय है। तो उसी को क्या बोलते हैं, मतदान किया जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा, पारित करने के लिए मतदान किया जाएगा, पारित करने के लिए मतदान किया जाएगा, मतदान किया जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि मैम थर्ड इसके रीडिंग होते हैं। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, इसके शीर्षक और उद्देश्य को पढ़ा जाता है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, इस पे डिबेट और डिस्कशन होता है। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, इसे पारित करने के लिए इस पर क्या किया जाता है, मतदान किया जाता है। तो ये आपने क्या देख लिया, किसी भी विधेयक को पारित करने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब जैसे पहले सदन में ये सारी प्रक्रिया हो जाती है, तब इस विधेयक को क्या किया जाता है,
दूसरे सदन में भेजा जाता है, ठीक है? यानी अब हम लोग जैसे ये सारी प्रक्रिया आपके लोकसभा में हो गई, अब हम लोग इसे राज्यसभा में भेजेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिएगा, ठीक है? जब दूसरे सदन में जाएगी, ठीक है? देखिए, अब जब दूसरे सदन में हमारा बिल जाएगा, तो ये सदन क्या कर सकता है, या तो विधेयक को क्या कर सकता है, पारित कर सकता है, या क्या कर सकता है, आपके विधेयक को नहीं पारित कर सकता है, या क्या कर सकता है, किसी विधेयक को 6 माह तक रोक कर रख सकता है। 6 माह तक 6 माह तक रोक कर रख सकता है, ठीक है? और जो प्रक्रिया होगी वो सेम होगी। जैसे मान लीजिए एक सदन में 3 पाठन हुए, उसी तरह दूसरे सदन में भी 3 पाठन होंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सेम प्रोसेस होगा, ठीक है? सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है? अब जब विधेयक को हमारी दूसरे सदन ने भी पारित कर दिया रहता है, तब इसे कहाँ भेजा जाता है? मैम अब इसे हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट, जो कि बहुत अच्छे से नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है? प्रेसिडेंट साहब के भेजा जाता है पास। अब आपके प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, इस बिल पर अगर क्या कर देते हैं, सिग्नेचर अपना कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो आपका बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, यानी कानून बन जाता है, ठीक है? तो आपका बिल क्या बन गया, कानून बन गया। तो हमने क्या देखा कि किस तरह से कोई भी विधेयक कैसे पारित होता है, उसको पारित करने के लिए कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो सारी बातें हमने देख लिया है, ठीक है? अब हमारा आता है एक टॉपिक कि मैम ने बताया है कि साधारण विधेयक पर क्या हो सकता है, आपका संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है, ठीक है मैम, ये तो जानते हैं। तो अब हमें जानना है कि साधारण विधेयक पर अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाया गया है। ओहो, कितना चीज पढ़ना है, चलो पढ़ते हैं, ठीक है? तो देखिए, अब थोड़ा सा हमें देखना है कि ये जो आपका संयुक्त बैठक है, वो आपके साधारण विधेयक पर कितनी बार बुलाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर लिखिएगा, अब तक केवल 3 बार, 3 बार, ठीक है? अब तक केवल 3 बार साधारण विधेयक पर साधारण विधेयक पर आपके संयुक्त बैठक को बुलाया गया, यानी ज्वाइंट सेशन को बुलाया गया, ठीक है? तो यहाँ पे लिखिएगा, अब तक केवल 3 बार साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक को संयुक्त बैठक संयुक्त बैठक को बुलाया गया है, ठीक है? को बुलाया गया है, बुलाया गया है। अब ये जो संयुक्त बैठक है, वो मैम किसके द्वारा बुलाया जाता है? हम के द्वारा? नहीं, वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति ने तो बुला दिया। अब उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये जानना है कि अब तक साधारण विधेयक पर कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाया गया है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि अब तक आपके केवल 3 बार, 3 बार क्या हुआ है, साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक को बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया है उसे देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले कब बुलाया गया था, आपके दहेज प्रथा पर, दहेज प्रथा मतलब दहेज से संबंधित हमारा कोई विधेयक होगा, उस पे बुलाया गया था आपके 1961 में, ठीक है? 1961 में, ठीक है मैम? एक हो गया, दूसरा क्या हो जाता है आपका बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम पे कब बुलाया गया था? तो आपके 1971 से 1972 के समय पे बुलाया गया था, ठीक है? ये मैं आपको विधेयक भी बता रही हूँ और उनका टाइम पीरियड भी बता रही हूँ, कब से कब बुलाया गया था। तो जो हमारा दहेज प्रथा था, उस पर 1961 में बुलाया गया था। जो हमारी बैंकिंग सिस्टम थी, उस पे आपका 1971 से 1972 में बुलाया गया था। और तीसरा हमारा हो जाता है आतंकवाद, आतंक आतंकवाद आपके 2002 में, यानी 2002 में बुलाया गया था।
तो ये हमने क्या देख लिया, आपके साधारण विधेयक पर अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाया गया है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब तक केवल 3 बार आपके संयुक्त बैठक को बुलाया गया है, वो 3 बार कौन-कौन हो गए, उसे भी हमने देख लिया, ठीक है। तो आपके जो बिल होते हैं, साधारण विधेयक को हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मनी बिल पर, ठीक है। वित्त विधेयक में ही पहला भाग कौन सा हमारा आ जाता है, मनी बिल आ जाता है। तो यहाँ पे अब आपको हेडिंग क्या देना है, मनी बिल, यानी धन विधेयक। धन विधेयक किस अनुच्छेद में पढ़ना है, तो अनुच्छेद हो जाता है मैम, अनुच्छेद हो जाता है अनुच्छेद 110, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, ये क्या चीजें चल रही हैं। तो अब सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मैम हमारा मनी बिल होता क्या है, किस विषय में जब हम लोग बात करेंगे तो वो बिल हमारा मनी बिल कहलाएगा, यानी धन विधेयक कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इससे समझना होगा। तो देखिए, अब वो क्या क्या बातें आएंगी उसको लिख लेते हैं कि कब किसी विधेयक को मनी बिल कहा जाता है। तो देखिए, पहला बात इसमें क्या आता है कि आपके किसी कर का, अब थोड़ा सा मैं लिख रही हूँ फिर समझाऊंगी, ठीक है। किसी कर का अधिरोपण 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 या क्या आ जाता है, उत्सादन आ जाता है। उत्सादन, उत्सादन मतलब क्या होता है, हटाना होता है, ठीक है, हटाना। और अधिरोपण, अधिरोपण मतलब लगाना, ठीक है। किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन या परिहार, परिहार का मतलब क्या होता है, कम करना या ज्यादा करना टैक्स का, या विनियमन, या विनियमन, ठीक है। तो देखिए, हमने क्या कहा कि किसी टैक्स को आप क्या कर सकते हैं, किसी टैक्स को लगा सकते हैं, या किसी टैक्स को आप हटा सकते हैं, या किसी टैक्स को कम कर सकते हैं। तो ये सारी जब बातें की जाती है तो वो किस विधेयक के अंतर्गत आ जाती है, आपके मनी बिल के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, किसी कर का अधिरोपण, अधिरोपण का मतलब क्या होता है, लगाना, लगाना, ठीक है। और उत्सादन का मतलब क्या होता है, हटाना। और परिहार का मतलब क्या होता है, कम करना, कम करना, ठीक है। तो आपको हमने पहली बात क्या बताया, किसी कर का अधिरोपण हो, या उत्सादन हो, या परिहार हो, या विनियमन हो, या कानून बनाने से सब बात हो, तो सभी क्या हो जाएंगे, आपके धन विधेयक कहलाएंगे, ठीक है। पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या आती है मैम, दूसरी बात आती है, आपके केंद्र सरकार क्या करती है, कभी कभी कर्ज लेती है विकास कार्यों को करने के लिए, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, तो आपके धन विधेयक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार, ठीक है, ऐसे लिखिए, केंद्रीय सरकार द्वारा लिया गया कर्ज से संबंधित मामला, यानी जो हमारी केंद्र सरकार होती है वो हमारे विकसित देशों से क्या लेती है, कर्ज लेती है, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है? अमेरिका हो गया, इन सब से कर्ज लेती है अपने विकास कार्यों को करने के लिए, जापान से भी हम लोग लेते हैं। तो वो सभी किस में आ जाएंगे, आपके मनी बिल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा तीसरा बात क्या आता है, एक आपने संचित निधि के बारे में पढ़ा होगा, जब हमने आपको केंद्र राज्य संबंध पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको संचित निधि पढ़ाया था क्या होता है, ठीक है। तो आपके संचित निधि से संबंधित कोई भी मामला होता है तो किस बिल विधेयक के अंतर्गत आएगा, आपके धन विधेयक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, संचित विधेयक से संचित विधेयक से संबंधित प्रावधान, प्रावधान या मामला, ठीक है, वो सभी किस में आ जाएंगे, तो मैम हमारे धन विधेयक में आ जाएंगे। तो हमने धन विधेयक को तो देख लिया कि कब किसी बिल को क्या कहा जाएगा, धन विधेयक कहा जाएगा।
इसे हमने देख लिया। अब इसे पारित करने का तरीका क्या होगा, उसे देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखिएगा, ये जो आपका मनी बिल होता है, आपके केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में कभी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखिएगा, यह केवल लोकसभा में लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है? जब आपके केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके लिए क्या होती है, आपके राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए, ठीक है? तो यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए इसके लिए केवल इसके लिए केवल नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है? और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए, ठीक है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए, ठीक है? यानी हम लोग जब क्या करते हैं, आपके मनी बिल को संसद में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको राष्ट्रपति से क्या करना होगा, इजाज़त लेना होगा। जब राष्ट्रपति बोल देंगे हाँ, कि आप संसद में प्रस्तुत कीजिए, तभी हम लोग आपके मनी बिल को क्या कर सकते हैं, संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है? तो ये हमने देख लिया कि आपके मनी बिल को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। तो अब सवाल आता है कि राज्यसभा में क्या इसे नहीं भेजते हैं? तो राज्यसभा में केवल 14 दिन के लिए भेजते हैं और आपकी राज्यसभा द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए हमारी लोकसभा क्या होती, बाध्य नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, राज्यसभा में राज्यसभा में केवल इसे 14 दिन के लिए भेजा जाता है, ठीक है? और राज्यसभा द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए हमारी लोकसभा क्या होती है, बाध्य नहीं होती है। यहाँ पे लिख लीजिए, और राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझाव या सलाह, ठीक है? दिए गए सुझाव को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं होती है, ठीक है? ये हमने जान लिया कि आपके मनी बिल को कैसे प्रस्तुत किया जाता है और कब कोई विधायक मनी बिल कहलाता है, वो भी बातें हमने क्या कर लिया, जान लिया, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आगे जो भी बातें होगी वो हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में जानेंगे। तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ा वो एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले मैम हमने विधायक को पढ़ा कि क्या होता है। तो किसी भी कानून का क्या होता है, ड्राफ्ट होता है। फिर हमने जाना कि आपके विधायक कितने तरह के होते हैं। तो विधायक दो तरह के, मतलब हमने कुछ इसका वर्गीकरण किया है। तो एक तो हमने वर्गीकरण करण किया है पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पे। दो तरह का होता है, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। फिर क्या होता है हमारा विषयों के आधार पे, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को हमने 3 भागों में बांटा। आज हमने धन विधेयक को पढ़ा। अगले दिन हम लोग वित्त विधेयक श्रेणी 1, वित्त विधेयक श्रेणी 3 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? फिर हमने आपको एक लास्ट में संविधान संशोधन विधेयक पढ़ाया। ठीक है, 3 तरह के विधेयक होते हैं। फिर साधारण विधेयक के बारे में हमने आपको बातें बताया और ये सारी बातें बताया कि इसमें 3 पाठन होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।